नमस्कार। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय 12 की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कवि सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित उनकी कविता मौन निमंत्रण का अध्ययन करेंगे। कवि पंत की कविता मौन निमंत्रण में कवि ने अनेक प्राकृतिक दृश्यों को अपनी कविता में प्रस्तुत किया है और उन प्रकृति के विभिन्न दृश्यों, उन छवियों के माध्यम से अज्ञात और अव्यक्त सत्ता के प्रति अपनी जिज्ञासा भावना को इस कविता में अभिव्यक्त किया है। उस ईश्वरीय सत्ता के प्रति कवि अपनी जिज्ञासा को इस कविता में व्यक्त करता है। स्तब्ध ज्योत्सना में जब संसार चकित रहता शिशु सा नादान, विश्व की पलकों पर सुकुमार विचरते हैं जब स्वप्न अजान, न जाने नक्षत्रों से कौन निमंत्रण देता मुझको मौन। इन पंक्तियों में कवि ने उस असीम सत्ता जिसकी कोई सीमा नहीं है, उस ईश्वरीय शक्ति को लेकर अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त किया है। इस कविता में छायावाद की जो एक विशेषता है, रहस्यवादी विशेषता, वो प्रमुख रूप से मुखर हुई है। इसमें कवि ने उस अव्यक्त सत्ता को लेकर अपनी जिज्ञासा भावना को अभिव्यक्त किया है एवं रहस्यवादी चेतना को अभिव्यक्ति दी है। स्तब्ध ज्योत्सना में जब संसार चकित रहता शिशु सा नादान। स्तब्ध शब्द का अर्थ है शांत, ज्योत्सना शब्द का अर्थ है चांदनी, चंद्रमा की रोशनी। चकित शब्द का अर्थ है आश्चर्यचकित होना, विस्मित होना। सुकुमार शब्द का अर्थ है कोमल और अजान शब्द का अर्थ है अनजान। स्तब्ध ज्योत्सना में जब संसार चकित रहता शिशु सा नादान। कवि पंत कहते हैं कि जब चांदनी से, इन पंक्तियों में कवि ने रात्रि के समय का वर्णन किया है। प्रकृति रात में किस प्रकार से दिखती है उसी का वर्णन किया है। स्तब्ध ज्योत्सना में अर्थात चंद्रमा की शांत चांदनी में जब संसार, जब चांदनी से व्याप्त सुनसान रात में सारा संसार उस चांदनी का सौंदर्य और सूनापन देखकर नादान बच्चे की तरह चकित सा रहता है। विश्व की पलकों पर सुकुमार विचरते हैं जब स्वप्न अजान, और संसार के, इस सब संसार के जो निवासी हैं उनकी पलकों पर अनजान कोमल स्वप्न विचरण करते रहते हैं। अर्थात रात्रि में संसार के जो निवासी हैं वो सुनहरे स्वप्नों में डूबे रहते हैं। न जाने नक्षत्रों से कौन निमंत्रण देता मुझको मौन। तब न जाने कौन, नक्षत्रों से तात्पर्य यहाँ तारों से है। तो कवि कहता है कि उस समय जब सारा जो संसार है वो सुनहरे सपनों में डूबा रहता है और शांत चांदनी रात में सारा संसार उस चांदनी के सौंदर्य और सूनेपन को देखकर नादान बच्चे की तरह चकित रहता है, उस समय न जाने कौन मुझे तारों के बहाने से चुपचाप अपने पास बुलाने का निमंत्रण देता है। अर्थात जब रात में चांदनी खिली होती है, तारे चमकते रहते हैं और सारी पृथ्वी के निवासी
गहरी नींद में सो रहे होते हैं, तब मुझे उस अज्ञात तथा असीम सत्ता का आभास देते हुए न जाने कौन अपने पास बुलाता है। सघन मेघों का भीमाकाश, गरजता है जब तमसाकार, दीर्घ भरता समीर निश्वास, प्रखर झरती जब पावस धार, न जाने तपक तड़ित में कौन मुझे इंगित करता तब मौन। भीमाकाश शब्द का अर्थ है विशाल आकाश। तमसाकार शब्द का अर्थ है अंधकार या अंधकार के रूप में। दीर्घ शब्द का अर्थ है लंबी। समीर शब्द का अर्थ है वायु। तपक शब्द का अर्थ है तड़प कर। और पावसधार शब्द का अर्थ है वर्षा की झड़ी। इंगित शब्द का अर्थ है संकेत करना। इन पंक्तियों में भी कवि ने प्रकृति की उस छवियों के माध्यम से प्रकृति के दृश्य को प्रस्तुत करते हुए उस अज्ञात ईश्वरीय शक्ति के प्रति अपनी जिज्ञासा भावनाओं को व्यक्त किया है एवं रहस्यवादी सत्ता की ओर संकेत किया है। सघन मेघों का भीमाकाश, गरजता है जब तमसाकार। कवि पंत वर्णन करते हुए कहते हैं कि जब आकाश में घने बादल छाए रहते हैं, जब विशाल आकाश में घने बादल छाए रहते हैं, तब भी मुझे कोई अज्ञात शक्ति अपनी ओर आकर्षित करके निमंत्रण देती रहती है। गरजता है जब तमसाकार, जब बादलों से भरा हुआ आकाश भयंकर गर्जना करता है, तब सर्वत्र अंधकार छाया रहता है। दीर्घ भरता समीर निश्वास, ऐसे वातावरण में हवा किसी वियोगिनी की गहरी सांसों के समान प्रबल झोंकों से प्रवाहित होने लगती है। प्रखर झरती जब पावस धार, जब आकाश बादलों से घिर जाता है, भयंकर गर्जना होने लगती है और हवा प्रबल झोंकों से प्रवाहित होने लगती है, तब परिणाम स्वरूप मूसलाधार वर्षा होने लगती है। और ऐसे परिवेश में न जाने तपक तड़ित में कौन मुझे इंगित करता तब मौन। तब ऐसे वातावरण में न जाने कौन तीव्रता से चमकता हुआ विद्युत के माध्यम से मुझे नए संदेश और संकेत प्रेषित करता रहता है। न जाने वह कौन है जो मुझे अपनी ओर बुलाता है और नए संदेश और संकेत मुझे प्रेषित करता रहता है। भाव यह है कि आकाश और उससे होने वाली गर्जना, हवा का चलना, प्रबल झोंकों के साथ बहना और वर्षा ऋतु की तीव्र धार, वर्षा ऋतु में वर्षा की झड़ी से कवि को कोई न कोई संकेत, संदेश और रहस्यात्मक संदेश हैं वो उसे प्राप्त होते प्रतीत होते हैं। वर्षा ऋतु का पूरा ही दृश्य कवि को रहस्यात्मक संकेत या संदेश देता हुआ प्रतीत होता है। भाव यह है कि कवि को प्रकृति के हर दृश्य में, प्रकृति की हर छवि में उस अज्ञात सत्ता का आभास होता है। प्रकृति की हर वस्तु में, प्रकृति की कोई भी छवि है, उसमें कवि को उस अज्ञात ईश्वरीय सत्ता का आभास होता है और कवि को यह भी प्रतीत होता है कि वो जो अव्यक्त और रहस्यवादी सत्ता है
वो प्रकृति के माध्यम से कवि को कोई ना कोई संदेश दे रही है। देख वसुधा का यौवन भार, गूंज उठता है जब मधुमास। विधुर उर के से मृदु उद्गार, कुसुम जब खुल पड़ते सोच्छ्वास। न जाने सौरभ के मिस कौन, संदेश मुझे भेजता मौन। वसुधा शब्द का अर्थ है पृथ्वी, मधुमास शब्द का अर्थ है बसंत ऋतु, विधुर शब्द का अर्थ है विरही, सोच्छ्वास शब्द का अर्थ है गहरी सांसें भरना, सौरभ शब्द का अर्थ है सुगंध और मिस शब्द का अर्थ है बहाने से। इन पंक्तियों में कवि ने पृथ्वी को नायिका और बसंत ऋतु को नायक के रूप में चित्रित करके अपनी अद्वैत सत्ता या जो अव्यक्त सत्ता है उसके प्रति अपनी जो रहस्यात्मक भावना है, जो जिज्ञासा है, उसको अभिव्यक्ति दी है। देख वसुधा का यौवन भार, गूंज उठता है जब मधुमास। कवि पंत कहते हैं कि संपूर्ण पृथ्वी पर बसंत ऋतु की मधुरिमा छा जाती है, अर्थात बसंत ऋतु आते ही प्रकृति में और पृथ्वी पे जितने भी प्रकृति के जो उपादान हैं उनमें एक परिवर्तन दिखाई देता है। तब ऐसे लगता है जैसे सारी धरती यौवन और सौंदर्य के भार से झुक गई है। इतना ही नहीं, विधुर उर के से मृदु उद्गार, कुसुम जब खुल पड़ते सोच्छ्वास। जब बसंत ऋतु आती है तो नई नई कलियां, पुष्प जो हैं वो खिल जाते हैं। तो बसंत ऋतु में भौरे भी पुष्पों के आसपास मंडराते हुए गुंजार करते रहते हैं और तब जो सारा वातावरण है, जो सारी प्रकृति का वातावरण है, वो अत्यंत सुंदर और मोहक हो जाता है। बसंत ऋतु में वियोगी जनों के हृदय में उसके उद्दीपनकारी प्रभाव से उसी प्रकार अनेक कोमल भाव उभर आते हैं, जिस प्रकार बसंत में विविध रंगों और गंधों से युक्त पुष्प विकसित होते रहते हैं। अर्थात बसंत ऋतु आने से जो वियोगी हैं, उनके जो मन के भाव हैं, जो उनकी पीड़ा है, वो बसंत ऋतु के आने से और अधिक बढ़ जाती है और अधिक उद्दीप्त हो जाते हैं। उनके जो भाव हैं उसी प्रकार वो बढ़ जाते हैं भाव, जिस प्रकार बसंत ऋतु के आने से पौधों में जो पुष्प हैं, जो कलियां हैं, वो विकसित हो जाती हैं। न जाने सौरभ के मिस कौन, संदेश मुझे भेजता मौन। और ऐसे सुंदर वातावरण में जब बसंत ऋतु चारों ओर छाई हुई है, जो पौधे, पेड़ पौधे हैं वो पुष्पों से लद गए हैं, ऐसे वातावरण में कवि अनुभव करता है कि जो पुष्पों से, जो फूलों से सुगंध विकसित हो रही है, जो सुगंध फैल रही है, उस सुगंध के माध्यम से, उस सुगंध के बहाने से न जाने कौन मुझे मौन संदेश भेज रहा है। न जाने वह कौन सी अज्ञात सत्ता है जो इन पुष्पों की सुगंध के बहाने से मुझे संदेश भेज रही है। जब बसंत ऋतु आती है तब पुष्प विकसित हो जाते हैं और सारा वातावरण ही बहुत ही मोहक और मादक हो जाता है। और जो वियोगी हैं, विधुर उर के से मृदु उद्गार, जो विरही हैं, जो विरही मनुष्य हैं, उनके हृदय में जो दुख की सांसें हैं वो चला करती हैं। जो उनके कोमल भावनाएं हैं, मृदु उद्गार शब्द का अर्थ है कोमल भावनाएं, जो उनकी कोमल भावनाएं हैं वो इस मादक वातावरण में और भी अधिक उद्दीप्त हो जाती हैं। और इस जो मादक वातावरण है, जो सारे वातावरण जो पुष्पों से लदा हुआ है, पुष्पों की सुगंध चारों ओर फैली हुई है, उस
सुगंध को देखकर, उस सुगंध से कवि को ऐसा लगता है कि जैसे वह उसको कोई मौन संदेश दे रही है। शुद्ध जल शिखरों को जब वात, सिंधु में मत कर फेनाकार, बुलबुलों का व्याकुल संसार, बना बिथुरी देती अज्ञात, उठा तब लहरों से कर कौन, न जाने मुझे बुलाता मौन। इन पंक्तियों में कवि ने लहरों के माध्यम से, उठती हुई लहरों के माध्यम से अपनी जो अव्यक्त सत्ता है, जो ईश्वरीय शक्ति है, उसमें अपनी जिज्ञासा भावना को अभिव्यक्ति दी है। शुद्ध, शुद्ध शब्द का अर्थ है क्रुद्ध, और शिखरों से तात्पर्य है चोटी, फेनाकार यानी कि झाग युक्त, वात शब्द का अर्थ है वायु, बिथुरी देती शब्द का अर्थ है बिखेर देती। शुद्ध जल शिखरों को जब वात, सिंधु में मत कर फेनाकार, सिंधु शब्द का अर्थ है समुद्र। कवि पंत कहते हैं कि जब वायु सागर की लहरों की चोटियों को मत कर उनमें झाग पैदा कर देती है और बुलबुलों का व्याकुल संसार बना बिथुरी देती अज्ञात, और बुलबुलों का एक व्याकुल संसार बनाकर उसे अनजाने ही बिखेर देती है, उसे नष्ट कर देती है। उठा तब लहरों से कर कौन, न जाने मुझे बुलाता मौन। तब उन लहरों से अथवा लहरों के बहाने से अपने हाथ उठाकर चुपचाप मुझे कौन बुलाता है, मुझे कौन अपनी ओर खींचता है। और भाव यह है कि जब सागर में, जब समुद्र में लहरें उठती हैं, उन्हें देखकर कवि को ऐसे लगता है कि जैसे लहरें रूपी जो हाथ हैं वो संकेत करके, जो अव्यक्त सत्ता है वो अपनी लहरें रूपी हाथों को ऊपर उठाकर संकेत करके कवि को अपने पास बुला रही हैं। जो शेष कविता है वो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे।